Hello, friends. Welcome back again. This is our today's short session. Again, it is on construction machineries. Today, we'll be discussing on operating cost of construction machineries. हमने लास्ट दो सेशन में ओनरशिप कॉस्ट और सिलेक्शन क्राइटेरियाज देखे थे. अभी हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मशीनरी. मतलब हमने मशीनरी लेने का डिसाइड किया, उसके क्राइटेरिया हमने अंडरस्टैंड कर लिए, मशीनरी परचेज भी कर ली, उसका ओनरशिप कॉस्ट क्या आता है वो भी निकाला. लेकिन जब मशीनरी हमको कहीं डिप्लॉय करनी है या फिर उसको काम पे लगाना है, तो हमको डेली बेसिस पे कुछ या फिर ऑर्ली बेसिस पे कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा उसका. वो ऑपरेटिंग कॉस्ट किसके वजह से आता है, कैसे आता है, उसका हम लोग एक शॉर्ट में थोड़ा नॉलेज गेन करेंगे आज के सेशन में. सो फ्रेंड्स, व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट? Operating cost is once the equipment starts working at its optimum output level. मतलब क्या है, हमने मशीनरी परचेस करने के बाद डिप्लॉय किया और वो अपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के हिसाब से उसने अपना काम चालू किया और वो हमको ऑप्टिमम आउटपुट दे रहा है. लेकिन उस टाइम जो हमको डेली बेसिस पे जो कॉस्ट आएगा उसका ऑपरेशन का कॉस्ट, वो जो कॉस्ट है दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग कॉस्ट. वेरी सिंपल डेफिनेशन, मशीनरी काम पे लगानी है, रोज का जो खर्चा आएगा दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट. इट इज दैट सिंपल. लेकिन उसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, सो विल जस्ट गो थ्रू components of operating cost. फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस. जब मशीन चलेगा तो उसको रिपेयर आएगा, मेंटेनेंस आएगा. उसमें क्या क्या आएगा? तो फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट पार्ट. जो जो कोई भी मशीनरी, उसका जो स्पेयर पार्ट रहता है उसका एक पर्टिकुलर लाइफ रहता है. वेयर एंड टेयर होता रहता है, मतलब काम में कुछ ना कुछ चालू रहता है. जैसा हम लोगों को एकदम सिंपल एग्जांपल हमने लिया तो टायर. टायर का वेयर एंड टेयर होने के बाद हमको 2 4 5 साल के बाद टायर चेंज करने पड़ते ही है. सिंपल एग्जांपल हमारा टू व्हीलर का हमने लिया, कार का लिया, तो टायर तो चेंज करने पड़ते हैं. तो दैट इज द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट. तो वो कॉस्ट क्यों आया हमको? क्योंकि हम लोग वो पर्टिकुलर कार या टू व्हीलर हम लोग यूज कर रहे हैं, वो हम लोग हमारे लिए यूज कर रहे हैं. यहाँ पे ये मशीनरी किसी काम पे लगाई जाती है, उसके लिए जो भी वेयर एंड टेयर होता है पार्ट्स का, उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी हमको इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट में पकड़ना पड़ता है. उसके बाद में लेबर चार्जेस. लेबर चार्जेस मतलब जो भी उसमें चलाने के लिए जो भी लेबर लगेगा या फिर स्किल्ड ऑपरेटर लगेंगे, उसका कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस. मतलब अगर कोई एक बड़ा ट्रक या फिर कोई बड़ा टिप्पर ले लो, डंपर ले लो, उसको अगर मेंटेनेंस करना है तो वो ब्रेक डाउन हो गया तो उसको उठा के हमको कहीं लेके जाना है, तो उसका कॉस्ट, अरेंजमेंट का कॉस्ट, उसका जो भी मेंटेनेंस करने वाला एजेंसी होगा उसके साथ बैठ के निगोशिएट करके क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब जो प्रोसेस है उसको हम लोग अरेंजमेंट बोल सकते हैं. और उसका ट्रांसपोर्टेशन वहां तक लेके जाने के लिए. और उसके वजह से मतलब रिपेयर मेंटेनेंस की वजह से अगर अपना मशीनरी बंद रहा तो उसको हम लोग डाउन टाइम बोलते हैं. तो उसका डाउन टाइम मतलब क्या हो गया, ये अपना लॉस का टाइम हो गया. मतलब वहां से हमको उस दिनों के लिए, फॉर those days of downtime there is no income, ओनली खर्चा ही है, राइट. उसके बाद में आएगा डेली कॉस्ट में फ्यूल कॉस्ट. सबको मालूम है जैसा गाड़ी में पेट्रोल डीजल डालना पड़ता है, तो ये फ्यूल कॉस्ट ऑन डेली बेसिस पे आता है. ये फ्यूल कॉस्ट डेफिनेटली अपने अपना जो व्हीकल है या फिर जो भी मशीनरी है उसमें उसका कंडीशन कैसा है, स्पेयर पार्ट का कंडीशन कैसा है, उसके ऊपर पूरा फ्यूल कॉस्ट डिपेंड रहता है. जैसे जैसे मशीनरी ओल्ड होते जाएगा
वैसा उसका फ्यूल कॉस्ट बढ़ता जाएगा, क्योंकि मशीन ओल्ड होने के कारण वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है और डेफिनेटली उसका आउटपुट कम होते जाता है, क्योंकि हर एक मशीन का एक अपना लाइफ रहता है, यूजफुल लाइफ बोलते हैं उसको, जैसा हमने लास्ट सेशन में देखा। देन ऑफ कोर्स टायर कॉस्ट, टायर पे चलने वाली मशीनरीज के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस या रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट चार्ज कॉस्ट हमको बेयर करना पड़ता है। उसके बाद में वेज ऑफ ऑपरेटर एंड लेबर, जो भी वो काम करने वाले ऑपरेटर्स है या उनके हेल्पर्स है, उनका नॉर्मल वेजेस या सैलरीज, उनका बोनस, फ्रिंज बेनिफिट्स, हम लोग कुछ इंसेंटिव उनको दे रहे हैं, उनका खाने पीने का रहने का खर्च हम लोग उठा रहे हैं, तो ये सब आता है इस हेड के अंदर। उसके बाद में मोबिलेशन, डीमोबिलेशन एंड असेंबलिंग कॉस्ट। अभी ये कहाँ आता है कि अगर हमको एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट तक उसको ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह का काम खत्म हो गया, दूसरे जगह पे काम चालू हो रहा है, तो उसको उठाओ, बड़े ट्रेलर में डालो, वहाँ पे शिफ्ट करो, उठाने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा और वापस उतारने का खर्चा, ये अपना मोबिलाइजेशन का खर्चा आता है। देन कॉस्ट ऑफ अनलोडिंग, क्रेन बुलाना है या फिर कोई और अरेंजमेंट करना है, तो दैट इज ऑल्सो कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ असेंबली एट द प्रोजेक्ट, ऐसा कोई मशीनरी है कि उसको डिसमेंटल करना पड़ता है और फिर से असेंबल करना पड़ता है, तो वो असेंबली और मतलब डिसमेंटल दोनों का कॉस्ट हमको ये ऑपरेटिंग कॉस्ट में ही पकड़ना पड़ता है। रोड परमिट कुछ है क्या, बड़े ट्रेलर के लिए परमिट लगता है, चार्जेस लगते हैं, परमिशंस लगते हैं, उसका जो भी छोटा छोटा कॉस्ट आएगा दैट इज ऑल्सो ऑपरेटिंग कॉस्ट। उसके बाद में मशीन जब चलेगा, इक्विपमेंट चलेगा, तो उसको हमेशा लुब्रिकेटिंग ऑयल, ग्रीस, फिल्टर, ये जो कंज्यूमेबल आइटम्स है वो तो हमेशा ही लगेंगे, तो उसका भी एक कॉस्ट आता है, वो भी हमको करना पड़ता है, क्योंकि अगर इंजन ठीक से नहीं चला मशीनरी का, इक्विपमेंट का, तो वो अपने को ऑप्टिमम आउटपुट नहीं दे सकता है। दैट इज वाई टू कीप योर मशीनरी और इक्विपमेंट इन वर्किंग कंडीशन एट साइट, it is required to uh, uh, look at the lubricating oil, grease and filter point of view, तो वहां से हमको चेंज करना या फिर फिलअप करना, ये करना। एक सिंपल एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, कैलकुलेशन ऑफ ओनरशिप कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अभी ये सब जो इंडिविजुअल आइटम है, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। ये फिगर्स सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिए हैं, कैलकुलेशन कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा, लेकिन आप लोगों को ये जो पॉइंट्स है ये आपको ध्यान में रखने हैं कैलकुलेशन करते टाइम, ऑपरेटिंग कॉस्ट और ओनरशिप कॉस्ट। तो क्या क्या आएगा, ये ओनरशिप कॉस्ट अगर हमने देखा तो उसमें परचेस प्राइस आएगा, वेयर पार्ट्स आएंगे, इकोनॉमिक लाइफ कितना है वो पकड़ेंगे हम लोग, ये कैलकुलेशन के लिए हमने यहाँ पे सब पकड़ा हुआ है। ये कैलकुलेशन इस दोनों कॉस्ट का हमको करना है। सपोज इंटरेस्ट आएगा, ये हमने सब ऑपरेशन ओनरशिप कॉस्ट में हमने सब लास्ट सेशन में देखा है। इंश्योरेंस आएगा, मशीन टैक्स आएगा, ठीक है यार, थोड़ा ठीक से देख लो हर एक पॉइंट आपकी तरफ से, मतलब आपको ये कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, कि उसके बेस के ऊपर ही ये सब कैलकुलेशन होके अभी एनुअल डिप्रिसिएशन निकालना है, तो कैसे निकालना है, तो परचेस प्राइस माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय डिप्रिसिएशन टाइम, मतलब कितना है 12 साल, तो ये पर ईयर अपना डिप्रिसिएशन वैल्यू आ गया। ये 45 लाख से हमेशा जितना आप लोग माइनस इसको माइनस करेंगे, तो वो डिप्रिशिएटेड वैल्यू फॉर नेक्स्ट ईयर होगा, और उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो उसके ऊपर आपका कैलकुलेट हो जाएगा। सॉरी मैंने गलत कहा, इंश्योरेंस कॉस्ट नहीं, उसके ऊपर आपका इंश्योरेंस कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। स्टोरेज प्रोटेक्शन कॉस्ट, ये सब जो है ये सब अपना वापस ओनरशिप में ही जाता है। अभी यहाँ से आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट चल हो गया, फ्यूल कॉस्ट है, फ्यूल कंजम्पशन है, उसके बाद में मेजर कुछ काम करना है, मेजर ओवरऑलिंग करना है, मतलब लाइफ टाइम मेजर ओवरऑलिंग, मतलब एकदम ब्रेकडाउन ही हो गया पूरा, तो पूरा हमको मतलब इंजन डाउन करके काम करना बोलते हैं ना,
वो लाइफ टाइम ऑफ ओवरऑल कितना है 6000। तो ये सब छोटे 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 पॉइंट्स है, इसके कैलकुलेटेड अमाउंट्स, ये फिगर्स यहाँ पे वैल्यूज सब निकाले हुए हैं, लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज टू नो अबाउट दीज स्मॉल 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 पॉइंट्स। लुब्रिकेंट कंजम्पशन है, उसका इंटरवल कितना करना पड़ता है, उसका रेट क्या है, ऑपरेटर कॉस्ट क्या रहता है, ऑपरेटिंग आवर्स कितना रहता है पर ईयर, ये सब हम लोग निकाल सकते हैं। और इसके ऊपर से हमको फिक्स्ड कॉस्ट पर आवर हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद में वेरिएबल कॉस्ट पर आवर निकाल सकते हैं। अभी फिक्स कॉस्ट में क्या क्या आता है, तो डिप्रिसिएशन पर आवर बेसिस पे निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट है, मशीन टैक्स है, इंश्योरेंस है, स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन कॉस्ट है, मैन पावर फिक्स्ड है। अभी ये सब जो हो गया दैट इज फिक्स कॉस्ट और ओनरशिप कॉस्ट। अभी हम लोग वेरिएबल कॉस्ट जिसको बोलते हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ऑपरेशन कॉस्ट। तो ये ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, फ्यूल आता है, मेजर ओवरऑल आता है, मेंटेनेंस प्लांट मेंटेनेंस आता है, मतलब हर एक इंटरवल में सर्विसिंग बोलते हैं ना हम लोग, वो मेंटेनेंस करना पड़ता है। उसके बाद में वियर एंड टेयर जो भी पार्ट्स होता है उसको चेंज करना पड़ता है, लुब्रिकेंट ऑयल ग्रीस चेंज करना पड़ता है, मैन पावर अगर चेंज हो गया ऐड हो गया वो भी हमको। तो ये वेरिएबल कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट हम लोग पर आवर निकाल सकते हैं। और ये फाइनल जो कॉस्ट है फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर आवर, इसका भी हम लोग एक निकाल के सोच सकते हैं कि हमको वो मशीनरी मतलब क्या आउटकम दे रही है, क्या परफॉर्मेंस कर रही है, हमको उसमें से गेन क्या है, हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, या फिर बेस्ड ऑन दैट हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि ये मशीनरी रखना है कि नहीं रखना है। एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी खत्म होने को, सपोज 10 साल है, हमने उससे काफी काम करवाया मशीन से, इक्विपमेंट से, 10 साल के बाद वो बिल्कुल आउटपुट ही देना बंद कर, वी कैन थिंक अबाउट selling it and we can gain a salvage value of it। लास्ट सेशन में हमने देखा अराउंड 40% कैन बी ए सैल्वेज वैल्यू अगर हमने सेल किया तो, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ टुडे सेशन। छोटा सेशन था लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। इसके ऊपर सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मशीनरीज, ओनरशिप कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये सब सेक्टर्स जो है वो अपना जो इक्विपमेंट और मशीनरीज का जो ऑनलाइन सेशन होगा उसमें ये सब डिटेल से कवर किया जाएगा। सो बी इन टच विद अस। हमारा ये एड्रेस है प्रोग्रेसिव एक्सपर्ट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये एड्रेस है औरंगाबाद का। हमारा पुणे में भी ऑफिस है। कॉन्टैक्ट नंबर्स ये हैं, फोन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या वेबसाइट और यूट्यूब का ये लिंक है, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कभी भी हमको कांटेक्ट करिए। हम लोग आपके टच में रहेंगे ही, नए नए सेशंस आपके लिए लेके आते रहेंगे नए नए सब्जेक्ट पे। द एम इज टू अपग्रेड सिविल इंजीनियर्स, नथिंग एल्स, राइट। थैंक यू वेरी मच।